प्रिय साथियों, जैसा कि कल हमने कहा था कि आप लोगों को मैंने चार क्लास लॉ पर प्रोवाइड करा दी है, प्रॉब्लम बेस्ड ही। और आज जीएस पर बात करेंगे, लेकिन कुछ मित्रों ने फ़ोन करके और बाई यूट्यूब कमेंट करके ये चाहा है कि मैं प्रॉब्लम बेस्ड क्लास थोड़ा सा और करा दूं। तो एविडेंस को ही फोकस करके मैं आज की और कल एक और क्लास, क्योंकि एविडेंस का एक सिंगल पेपर होना है, आप लोगों को पता है 100 नंबर का, तो इस पर थोड़ा 167 सेक्शन सारे तो नहीं हो सकते और आप लोगों को ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं, व्यावसायिक युग है और हमारा भी टाइम जो हम आपको देते हैं उसमें ये बात सही है कि आप एक मीडियम के तौर पे जुड़े हैं, लेकिन आप इसको बेहतर, हमसे भी बेहतर समझ सकते हैं कि व्यावसायिकता क्या चीज़ होती है। ठीक है, आइए समय को बर्बाद ना करते हुए प्रॉब्लम पे आते हैं। अक्सर हम होटलों में जाते हैं तो हमारा होटल में ठहरने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कहीं कहीं ऐसा होता है, अक्सर हम लोगों के जीवन में तो बहुत ही घटता है। कहीं गए, लॉज में हमने कमरा लिया, एग्ज़ाम देना है, पता चला यहाँ रेस्टोरेंट की व्यवस्था नहीं भाई। कहीं कहीं ये विवक्षित पता भी नहीं चलता रेस्टोरेंट में खाना कहाँ बन रहा है, बहुत नीचे तक खाने में बन रहा है। तो बाद में पता चलता है यार मित्र या बगल वाले रूम वाले से या पेयोन से, जो झाड़ू पोछा लगाने वाले होटल में आते हैं, उनसे पता चला नहीं खाने की व्यवस्था है। ठीक है, आप सोचेंगे सर को ये क्या हुआ अचानक, यहाँ क्यों आ गए। आज की प्रॉब्लम कुछ इसी चीज़ पर, इन्हीं तथ्यों पर बेस्ड है। तो आप जहाँ भी कहीं जाएं, व्यवहार में, लाइफ में कहीं भी व्यवहार में जाएं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई आदमी होटल में ठहरा, ठीक है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में जो आप तमाम व्यवहारिक प्रॉब्लम देखते हैं, उसको सिर्फ पढ़ने तक या उसको लिखने तक व इसको एग्ज़ाम हॉल में एग्जीक्यूट करने तक सीमित न रखें। आप जब वो चीज़ व्यवहारित हो रहे हों, यानी वैसा ज़िंदगी जी रहे हों, वैसा टाइम आप गुजार रहे हों, कहीं ठहरे हों, तो आपके दिमाग में जनरल अन्य बातों के अलावा अपनी लॉ की फ्रिक्शंस याद होने चाहिए। मतलब हम जो ये एटीट्यूड या ये जो बिहेवियर हमें बिहेव में कर रहे हैं, इससे कोई लॉ टच करती है क्या। तो जैसे अभी मैंने जो ये आपको एग्जांपल दिया है होटल में ठहरने वाला, उसी से मिलता जुलता कोई एक एग्जांपल है जिसको मैं देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। प्रॉब्लम है खा नाम का एक व्यक्ति है, खा नाम का एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, का एक निवासीय कमरा का भाड़े पर लेता है। इतने से क्लियर हो गया, खा मकान मालिक है या होटल मालिक है, और का उसमें रहने के लिए भाड़े पर उसे लेता है, और खा उसे एक कार्ड देता है। जेन्युइन ऐसा होता ही है, खा उसे एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है, अब जैसे ही टर्म्स और कंडीशन याद कीजिए, माल विक्रय अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारे रूल जो जो आप पढ़ते हैं, जहां इलिस्ट्रेशन आपका सामना कराया है इस प्रकार के, तो वहां का दिमाग आपका तुरंत घूमना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है उसमें, जो कार्ड दिया मकान मालिक ने किराएदार को, क्या लिखा है, लिखा है कमरे 200 रुपये प्रतिमाह। क्या लिखा है, कमरे, ओनली इतना ही, ये इतना ही मेंशन है, कमरे 200 रुपये प्रतिमाह। क्या का यह मौखिक करार, अब ध्यान देना यहां, क्या का यह मौखिक करार, कौन, आगे भी लिखा है, पीछे नहीं है वो, अभी आगे है, यह मौखिक करार साबित कर सकता है कि, अब वो मौखिक करार क्या, इस निबंधन के अंतर्गत, इसका मतलब क्या है, हमारे हिंदी मीडियम में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेयर एक्ट में अनुवादित हिंदी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या यह है उसका अर्थान्वयन, और तीसरी समस्या यह है कि अर्थान्वयन करने के बाद इस बात की सुनिश्चितता कि हमने सही अर्थान्वित किया अथवा नहीं। ना तो ये किताब उठ के बताएगी, ना तो कोचिंग से निकल जाने के बाद कोई ग्रुप का मेंबर बताने वाला है। तो हमारे लिए ये अबूझ पहेली होती है, और छोटी छोटी बातों को समझने में बरसों गुजर जाते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। हमें एक ऐसा गुरु चाहिए कि पहली बार में ही उसमें जितने तत्व बचते हैं सबका छिद्रान्वेष कर दे, सबको तोड़ मरोड़ के एकदम सरल कर दे। तो आपको मैं इस शब्द पे इसलिए इतना लेक्चर पिला दिया
कि आप इसी शब्द से परेशान हो जाएंगे। इस निबंधन के अंतर्गत, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो और ये, इसीलिए इंग्लिश उनकी इंग्लिश के लिए अच्छी है। इस निबंधन के अर्थ में मतलब जो ये कंडीशन है, कमरे 200 रुपये प्रतिमाह, इतना ये प्रतिबंध है, ये निबंधन है, ये शर्त है, ठीक है, उसके अंतर्गत भागतः भोजन भी सम्मिलित था। कह रहा है कि कार्ड पे तो सिर्फ इतना लिखा था कि कमरा 200 रुपये प्रतिमाह है, लेकिन साइड में जब लेन देन की बात आई होगी, ठीक है, तो विवाद क्यों बढ़ा होगा कि भैया आपने जब कमरा लिया तो मैं ओरली आपसे कहा था क्या, जब आप रेस्टोरेंट के सामने आए, हमसे आपसे आइडेंटिटी कार्ड से व्यवहार हुआ, आप कमरा लिए, तो हमने आपसे ओरली कहा था कि ये 200 रुपये प्रतिमाह किराया है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत भोजन भी है, यानी कमरा वही पाएगा जो भोजन करेगा। तो अक्सर हम लोग होटलों में ठहरने जाते हैं, हमारे मुताबिक जो बहुत ही साधारण प्रकार के होटल में रह रहा है वो कोशिश करता है खाना कहीं और से, कमरा कहीं और से, ऐसा जुगाड़ कर लेते हैं बच्चे। तो उसी मेथड पे विवाद हो सकता है कि भोजन की समस्या या भोजन के कंडीशन की बात विवाद का विषय क्यों बनी। इसीलिए बनी क्योंकि वो ऑलरेडी ओरली बात हुई थी और टर्म्स और कंडीशन जो कार्ड मिला उस पर केवल इतना मात्र लिखा था, कमरे 200 रुपये प्रतिमाह हैं। अब वो व्यक्ति कह रहा है जो किराएदार है, अर्थात का, कौन किराएदार है, का अड़ गया, तुम बेटा हमारा कुछ न बिगाड़ पाओगे। का कह रहा है तुम बेटा हमारा कुछ न बिगाड़ पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कार्ड अब इतने तो लिखा है, तुम हमें तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे इतने से होगा। अब वो खुश है। लेकिन जब कोर्ट में ये बात बाई दबे जाती है तो आपसे सवाल कर रहा है क्या, ये प्रश्नकर्ता परीक्षक अपने प्रश्न में, क्या का यह मौखिक करार जो रेस्टोरेंट पे से इमेजिन कीजिए, जैसे प्रश्न में मेंशन नहीं, लेकिन इसकी आधारभूत तत्वों को भी माइंड में डेवलप करने की कला विकसित करिए। नहीं रट्टू तोता की तरह इतने बेटों में इसे लिखा है वैसे लिखे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आपको कचहरी में एकदम गमछा रखे वकील मिलेंगे, जज साहब मुस्कुराते मुस्कुराते कि कैसे चले आए हैं, लेकिन जब बोलने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा वाह क्या बहस करिए। तो ऐसे ही इस तथ्य को समझने के लिए बिल्कुल धरातल पर, जैसे कचहरी में आप चल रहे, ये केस गया, अब मकान मालिक खड़ा हुआ है कि हमने इनसे ओरली प्रॉमिस किया था और उसका ये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या उसको ये करना नहीं चाहते फिर भी कमरे में जमे पड़े हैं। हमारे लिए ऐसे ग्राहक और हैं जो भोजन के साथ इस कमरे में रहेंगे इत्यादि। बात हमारी बातों का मतलब समझ गए होंगे आप। तो ये विवाद का जब विषय बिना तो आपसे एविडेंसरी वैल्यू, अब देखिए क्या केवल सिर्फ आपसे, और ये वैसे नहीं पूछा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन यूपी जूनियर डिवीजन 2013 में, मुझे जहां तक ख्याल आ रहा है 125 सीट थी केवल, 2012 में केवल 72 सीट जे की थी और 2013 में 125 थी। उस सीट के इसमें ये मेंस में पूछा गया सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो अब ये जब ये प्रॉब्लम आ गई तो आपका दिमाग, अब चूंकि आप 167 सेक्शन पढ़ के कुर्सी पे बैठे हैं या आप 167 सेक्शन पढ़ के ही बहस कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए आए ये कहाँ है। तो आपको देखिए ध्यान से, सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 92 का दृष्टांत जा पर आधारित है। जब सेक्शन 92 पढ़ेंगे वो इसके दृष्टांत को ही उठा करके 2013 में पूछा गया, ठीक। तो इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तो पकड़ लिए, हमें याद था। ये रट्टू तोता वाले जो ला पढ़ने की कोशिश करते हैं, प्री में बड़ा अच्छा नंबर ले आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता, केवल रटकर वो मैदान में आके लड़ने की स्थिति में हो जाते हैं। तो आपको उससे इतर अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए क्या सोचना है, 92 जाके छोड़िए, ना भी याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉन्सेप्ट पे आइए क्या, साथ ही उसकी धारा। अब 92 में जो ओरली एकदम एक लाइन में बात कहें तो आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि दो कंडीशन है कि जब कोई संव्यवहार लिपिबद्ध रूप से किया जाए, यानी आपसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बातें हो रही हैं और लिखी लिखाई हैं, तो लिखी लिखाई बातों को कोर्ट में प्रूफ करने के लिए आपको रिटेन में ही 92 अलाउ करती है। उल्टा इसके सोचें, 92 लिखित के अगेंस्ट ओरल बिल्कुल मना करती है, ठीक, लेकिन 92 ही वो 6 स्थितियां बताती है
कि लिखित के साथ कब ओरल अलाउ होगा। तो आप 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 इन सारे सेक्शन में 92 सबसे ज़्यादा अपवादजनक वाले सेक्शन से है। इससे प्रॉब्लम आने की प्रबल संभावना है, इसलिए मैंने इसको चुना है। तो आप जो 92 के 6 अपवाद हैं उस पर ध्यान देंगे। तो आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है धारा 92। धारा 92 मूलतः क्या कहती है? 92 के अनुसार धारा 91 के अंतर्गत यदि उल्लिखित दस्तावेज, यानी जिस पर विवाद हो गया है, कि उस धारा के प्रावधान के अनुसार साबित कर दिया जाता है, यानी ये क्लियर है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का ही विवाद है, तो लिखित दस्तावेज निश्चायक हो जाता है। मतलब अगर उसको डॉक्यूमेंट एविडेंस को क्लियर कट कोर्ट में प्रूफ कर दिया गया तो वो किस रूप में सबूत का प्रकृति क्या हो जाती है? कंक्लूसिव। मतलब अब उसको अतिरिक्त एविडेंस लाने की जरूरत नहीं, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया भाई, कोई उपधारणा कर सकेगी नहीं तो एकदम क्लियर डिक्लियर। सेक्शन 4। अब देखिए यहां फिर ध्यान दीजिए, यवम मौखिक करार एवं मौखिक कथन, ये दो शब्द हैं। मौखिक करार हो मतलब करार का मतलब ये होता थोड़ा निश्चायक, और मौखिक कथन ऐसे भी हो सकते हैं जैसे आज शाम को हम और किसी मित्र से कह दिया सिनेमा देखने चलेंगे। अब इसमें विधिता इसको एग्जीक्यूट करने का कोई इरादा नहीं था, तो ये करार के रूप के पहले, यानी संविदा होने के पहले एक सामान्य सा कथन है। लेकिन जब हमारा इरादा हो जाए विधिता कि हम अगर इसको फेल किया तो हम एक्शन लेंगे, तो वो करार के इर्द गिर्द मौखिक कथन और मौखिक करार दो बार लिखने का एक अर्थ भी है। मैं कह रहा हूं एविडेंस में प्रॉब्लम हो, खुद पढ़ रहे हो, बेरेक पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, रेवा शंकर पढ़ रहे हो, अवतार सिंह पढ़ रहे हो, किसको पढ़ रहे हो, इससे मतलब नहीं। मतलब यह है कोई शब्द बगैर समझे तो नहीं गुजर गया। अगर समझ कर गुजर रहा तो आप ला को समझ रहे, और अगर बगैर समझे गुजर रहा तो ला आपको समझने ना देगी। ठीक है, तो आप इस दोनों शब्दों को करते हुए इसकी शर्तों को खंडित करने देना, एक एक शब्द, शर्तों को खंडित करने 1 या बदलने 2, जोड़ने 3 या घटाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। मतलब देहाती भाषा में कहूं, हमारे कहने का मतलब जैसे अब उसमें लिखाया क्लियर है कि 200 रुपये प्रतिमाह कमरा है। अब उसमें मकान मालिक ये कहने नहीं, हमारा कहने का मतलब 150 था, हमारा कहने का मतलब ये था, नहीं, जो है सो है। ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, 250 नहीं कर सकते, ना उसको घटा सकते हैं, मतलब 200 से कम नहीं कर सकते। ये सारी बातें क्यों प्रतिबद्धता के अंतर्गत आ गई? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के होने की वजह से। वो डॉक्यूमेंट है, जो आपको कार्ड मिला वो डॉक्यूमेंट है, उस पर साइन है किसके? मकान मालिक के, कंडीशन पर। तो इसलिए ये निश्चित तौर पर उसमें जो जनरल रूल 92 का ये कहता है, लेकिन वही 92 6 कंडीशन बताती है। उसमें मैं 6 के वर्णन पे नहीं जाता, ये पढ़िएगा आप। ये जो प्रॉब्लम है, ये 92 में जो कुल 6 अपवाद हैं उसके दूसरे नंबर के अपवाद पर फोकस है। ये प्रॉब्लम किस पर फोकस है? 92 की धारा के अपवाद संख्या 2 पर। वो क्या कहती है, ध्यान देना, ऐसे किसी पृथक मौखिक करार, ऐसे किसी पृथक मौखिक करार, यही तो है, ये मौखिक करार है की तो बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में यही तो है। और यहां भी 92 का उपवाद नंबर 2 क्या कहता है? कोई पृथक मौखिक करार का साक्ष्य एविडेंस दिया जा सकता है, अलाउ है, कब? जिसके संबंध में दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन इतने कहने से काम नहीं चलेगा, आगे की बात को ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है जो संविदा की शर्तों के विपरीत नहीं है, यानी 92 के अपवाद 2 की जान यहीं बसती है। 92 का जो अपवाद 2 नंबर 2 है उसकी जान किसमें बसती है? कि जो संविदा की शर्तों के विपरीत नहीं हो, ओरली कहा गया हो। ध्यान दीजिए, वहां अगर मकान मालिक 200 रुपये प्रतिमाह का एक कार्ड दे देता है
और आपसे ये नहीं बताता कि इसमें रहने की अनिवार्य शर्त ये भी है कि खाना यहीं खाना पड़ेगा, तो वो प्रूफ साबित हो जाएगा, क्योंकि उसी के रेलिवेंट है, उसके अगेंस्ट नहीं है वो कंडीशन जो ओरली कहा जा रहा है। कहां पुष्ट हो रहा है? एविडेंस एक्ट का 92 का एक्सेप्शन नंबर 2, सॉलिड प्रॉब्लम सही विदाउट केस लॉ। इस प्रॉब्लम में अगर आ जाए दोबारा, एक केस लॉ डालने की जबरदस्ती कोशिश मत करना। केवल 92 का 2 लिखना है, 92 लिखना है, और 92 की वो थ्योरी लिखनी है कि जनरल रूल कहता है कि लिखित को लिखित से ही साबित कर सकते हैं, लेकिन अलाउ करती है 92(6) वो कंडीशन जिनमें साथ में उसके पैरेलल ओरल भी साबित किया जा सकता है। तो ये रही नंबर 1 की प्रॉब्लम। अभी इसी प्रॉब्लम से मिलता जुड़ता, नहीं सॉरी, अब दूसरी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और दूसरी और तीसरी आज मैंने भी लिया है, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाने की कोशिश हमने की है। दूसरी प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। आ के विरुद्ध आरोप है, एलिगेशन। आ के अगेंस्ट एलिगेशन है, क्या है कि उसने बीमा की रकम पाने के लिए, अक्सर वकील साहब लोग बड़े परेशान रहते हैं। वकील साहब लोग आपस में कचहरी में चर्चा चलती है, भैया एलआईसी वाला फार्मवा भरया, कौनो दुर्घटना हो जाए तो पता नहीं वो बच्चे कैसे रहेंगे। मान लीजिए खुद ये जो आ यहाँ लिखा हुआ है उसको अपने आप को वकील मान लीजिए, और आरोप क्या लग रहा है कि बीमा की रकम पाने के लिए अपने मकान को, ध्यान देना, आग लगाकर जला दिया। अरे बाप रे, आग लगाकर जला दिया। और ये है मेजर फैक्ट। और आगे के तथ्य क्या हैं? जब कोर्ट में मैटर ये चला गया, बीमा कंपनी जाएगी ना कि ये ससुरा रोज आग लगा लगा के आता है बीमा का पैसा लेने, तो वो कोर्ट में बीमा कंपनी वाले क्या प्रूफ रख रहे हैं, ध्यान देना। क्या निम्नलिखित तथ्य साक्ष्य में पेश किए जाने योग्य हैं कि इससे पहले, ध्यान देना, यहीं से जान है सब उसमें सेंटेंस में, आ और कई मकानों में रह चुका है, और जहां जहां ये रह चुका है वहां ये मकान का बीमा कराया है, और प्रत्येक मकान में ये खुद आग लगाया है, और प्रत्येक मकान में आग लगाने के बाद इसने विभिन्न बीमा कार्यालयों से रुपया उमेठा है। बताइए कितना बड़ा फराडिया इंसान है ये। हमारे लाइफ में ऐसा तो एक इंसिडेंट है, बड़ा रोचक। इस घटना को जब मैं पहली बार एविडेंस में पढ़ा तो मेरा दिमाग घूम गया कि सातिर लोग कैसे होते हैं। उनको लगा कि बीमा कंपनी पैसा देती है, पुरानी गाड़ी का एक्सीडेंट कराओ, नई गाड़ी मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ घर के बारे में सोचिए, घर में आग लगा दिया। लेकिन ये हवा ये मजाक की बातें नहीं हैं, ये एविडेंस में कहाँ ये एकदम साबित हो सकती हैं, इसको ध्यान देना। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आती है सेक्शन 15। ये प्रॉब्लम जैसे आए तो दिमाग में आपके सेक्शन 15 एविडेंस एक्ट कौंध जाना चाहिए। क्यों कौंध जाना चाहिए? ध्यान देना, ये कहा गया है 15 में कि जबकि प्रश्न यह है कि कार्य जो जिस पर विवाद हो रहा है, कार्य आकस्मिक या साआशय घटनाओं की आवली का भाग था। क्या ध्यान देना है आपको? घटनाओं की आवली का भाग था, जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था, रेलिवेंट है। अब आइए इसी शब्दावली को जो हिंदी में लिखा है बेरेट, इसका अर्थ समझाते हैं आपको। मिले ऐसा टीचर तो बताना। ध्यान देना, लिखा है कि कार्य आकस्मिक, बिल्कुल आकस्मिक रूप से जला दिया। दूसरा, साआशय जलाया, ये भी कंटेंट मिला। एकदम कसिए बेरेट के शब्दों पर। अगर वो नहीं, एक भी सेंटेंस, एक भी टर्म छूट रहा है तो उसमें नहीं आएगी वो प्रॉब्लम। सेक्शन 15 की ये बातें, साआशय भी है, आकस्मिक भी है। घटनाओं की आवली का भाग था, मतलब अब ये आवली कौन शब्द होता है हिंदी में? आवली का मतलब पीछे से सातत्यता। पहले घर ले चुका रहा, पहले बेच चुका, आग लगा चुका, बीमक पैसा उमेट चुका, यानी कंटिन्यूअस ये काम करता आ रहा है। तो ये भी बात सेट हो गई, जिसमें, और इतने नहीं देखना, और देखना क्या, जिसमें से हर एक घटना के साथ, यानी जब पिछली बार वो घर जलाया, हर घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति, वो
जुड़ा होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं पिछले घर में कोई और जलाया दूसरे घर वाले में कोई और जला, नहीं, वही व्यक्ति सारे में संपृक्त था, मतलब जुड़ा था, उसी से वो संबंध रखता था। ठीक है, तो अब आप सोचें 15 की कोई टर्म्स ऐसी बची जो इस प्रॉब्लम में ना हो। किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए जब तक उसके सारे टर्म्स, यानी सेक्शन में कितने टर्म्स हैं, जैसे कल सेक्शन 9 बताया हमने, 6 स्टेप बताए, 6 प्रकार की कंडीशन में सेक्शन 9 रेलिवेंसी को प्राप्त कराती है, रेलिवेंसी को साबित करती है। ऐसे ही सेक्शन 15 में देखें ध्यान से, तो एक पॉइंट केवल इतने नहीं चेक करना है कि आकस्मिकता देखी प्रॉब्लम में, कूद पड़े 15 में, आकस्मिकता भी देखिए, सासे भी देखिए, इंटेंशन भी चेक करना जरूरी है, 14 में भी पाते हैं, लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें और हैं। तो तुलना और अंतर खुद से खुद कर लेंगे आप अगर पूरा सेक्शन क्लियर जानते हैं। घटनाओं की आवली का भाग होना चाहिए, उसके साथ साथ घटना में वो व्यक्ति हर घटना के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो आप देखें आकस्मिकता नंबर 1, सासे नंबर 2, घटनाओं की आवली का भाग नंबर 3, उनमें से हर घटना के साथ वो कार्य करने वाला संपर्क हो 4। यानी सेक्शन 15 देखा जाए तो 4 पॉइंट को एक साथ कवर कर रही है कि नहीं कर रही है। पढ़ने का मतलब यही होता है, ये चारों कम से कम 4 बार कर देंगे, बचेगा इसमें कुछ, धुआं हो जाएगा। अब आइए जो रट्टू तोता है उनकी दवाई करने के लिए समस्या नंबर 3, रट्टू तोता पर है यह सवाल। ध्यान देना, बीमा की एक पॉलिसी, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसका इससे लेना देना नहीं, लेकिन क्यों ये रखा हूं प्रॉब्लम बताता हूं। बीमा की एक पॉलिसी उस माल के लिए की गई है, एक पॉलिसी है बीमा की, किस माल के लिए की गई, ध्यान देना, जो कलकत्ते से लंदन जाने वाले पोतों में है। कुछ पोत हैं, ध्यान देना, कुछ पोत हैं जो कलकत्ते से लंदन जाने वाले हैं, उन पोतों में माल भरा हुआ है, उसी माल पर यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बीमा की पॉलिसी का। समझ में आया सरल रूप से। हाँ, आगे देखिए, माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है, पोत का नाम तो नहीं है, लेकिन ये क्लियर सेंटेंस में आ रहा है प्रॉब्लम में कि किसी विशेष पोत से वो माल भेजा जाता है जो पोत नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहां ये जो नष्ट हो जा रहा है इसमें भी प्रॉब्लम के तत्व छिपे होते हैं, कोई भी शब्द अनायास प्रॉब्लम में गढ़ी नहीं जाती। तो यहां ध्यान देना है आपको कि जो पोत नष्ट हो जाता है, उसको कहां जाना था, लंदन, वो नष्ट हो जाता है। यह तथ्य कि वो विशिष्ट पोत उस पॉलिसी से मौखिक रूप से अपवादित था, मतलब अब इसको पढ़ेंगे कहेंगे क्या बकवास कह रहा है। इसका मतलब यह है कि जब वो व्यक्ति एलआईसी की पॉलिसी में 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कहे क्या आपस में, कहे भैया ये आपका जो माल है फला, जो लंदन कलकत्ता से लंदन जाना है, फला फला ये है, लेकिन अगर बाई दबे उससे ना जा पाया तो ये विशेष पोत है उससे जाएगा। ये बात लिखित में नहीं हुई थी, ओरली में हुई थी। ध्यान देना, ये बात लिखित में नहीं हुई थी, लिखित में वही था कि जो विशिष्ट पोत थे, लेकिन ओरली कह दिया था कि अगर उससे नहीं भेज पाए तो इससे भेज, संजोग से जिससे ओरली में कहा गया था उसमें भेजा गया और पोत डूब गया। अब कोर्ट में अगर ये बात साबित नहीं हो पाई तो जिसके द्वारा डूबा है वो भरपाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां ध्यान दीजिए, मौखिक रूप से अपवादित था कहने का मतलब यह है कि वो जो, जैसे क्यों कह रहा है अपवादित था, इसलिए कह रहा है कि बाद में ये सामने वाला पक्षकार ना कहने पाए भाई रिटर्न से ही हम बंधे हैं, ओरल नहीं, रिटर्न से ही हम बंधे हैं, ओरल से नहीं। लेकिन यहां ये सेंटेंस में ही प्रॉब्लम में इसलिए बात कही जा रही है कि मौखिक रूप से अपवादित था कि भैया अगर ओरली कहे गए पोत से भी हम भेज देंगे तब भी आपको बाध्य होना पड़ेगा और नुकसानी देनी पड़ेगी, जैसा कि 92 की मैं ऊपर वाली प्रॉब्लम में बता चुका। अगर उस घटना के अनुक्रम में उसके विपरीत नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसमें 92 की 6 अपवादों में से एक में भी अगर वो आता है तो वो रेलिवेंसी अपवाद की वजह से हो जाएगी। और ओरली कहा गया बयान एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ पेश किया जा सकता है, उसको रेलिवेंट माना जाएगा। तो ये जो सवाल था ये कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन 92 सेक्शन का दृष्टांत का है। जब आप 92 सेक्शन का दृष्टांत का देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा। ठीक है, अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, ये मैंने पूछा क्यों, ये बताने की तुरंत जहमत क्यों उठाई। धारा 92 कहती है, मैं पूर्व में बता चुका हूं, दोहरा रहा हूं, कि आधारभूत थ्योरी है क्या,
जब कोई संव्यवहार लिपिबद्ध कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, लिखकर किया गया रिटेन में, तो उसको जो है जवानी करार के साक्ष्य को मनाही है। यानी उसको साबित करने के लिए आप ओरली साबित नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट, ध्यान रखना भूलना नहीं, 92 के 6 कंडीशन के सिवाय। तो उसी में से एक कंडीशन ये है, क्योंकि ये जो शर्त इसकी है कि वो विशिष्ट पोत ओरली जो कहा गया है किया जा सकता है, उसी घटना के अनुक्रम है, उसी से मेल जोल खाता है, विपरीत नहीं है, इसलिए जो मोरली कहा जा रहा है वो भी साबित किया जा सकेगा और वो बाध्य होगा नुकसानी पर भरपाई करने के लिए। ये प्रॉब्लम में लिखा नहीं गया, हम आपको पूरा समझाने के लिए बोल रहे हैं कि विवाद में यही तो होगा ना कि भाई डैमेज हो गया, हमको माल मिल नहीं पाया, हमको मिलना चाहिए कंपलसेशन ना। तो अगर ये कंपलसेशन इस बात के लिए बेचारा वो मजबूर हो जाए कि लिखित को लिखित ओरली माना ना जाए और सामान ओरली में आया, तब तो फिर बाध्यता खत्म हो जाएगी, तब तो उसको नुकसानी मिलने से रही। तो इसीलिए प्रॉब्लम में जब 92 पढ़ें तो उसके 6 अपवादों को घोंट कर पी जाएं। ऐसी प्रॉब्लम 91 92 से आई। अब मैं आता हूं उस बात पर कि इसके नीचे तुरंत ये प्रॉब्लम समस्या नंबर 3 लिखकर क्यों समझाई। ये भी बीमा से संबंधित विवाद था, सेक्शन 15 में गया, ये भी बीमा से संबंधित विवाद था, लेकिन 92 की दृष्टांत का में आया। तो रट्टू तोता वाली बात क्यों की, रट्टू तोता वाले ये डिक्लियर नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, खाली रटे फिट हैं, आया ये कर दिया 15 में, इसको कर दिया 92 में, ये दिक्कत होती है। तो टर्म्स पर इतना रटना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट पे आना चाहिए। ला समझने की चीज है, रटने की बाद में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बगैर रटे ला आएगी, तथ्यों को तो रटना पड़ता ही है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो सुविधाजनक मात्र होता है, वो आपके वैचारिक रूप से सुदृढ़ या विधि की समझ को डेवलप नहीं करता। तो आज की ये जो भी जितने मिनट की क्लास हुई होगी, कम से कम 20 मिनट तो हो ही गया होगा, ये महत्वपूर्ण क्लास है। एक क्लास कल और लास्ट लूँगा, सारे बच्चों के बहुत कहने पर, फ़ोन करने पर, कमेंट करने पर, मैंने एविडेंस का, चूँकि 100 नंबर का आप लोगों का पेपर है, तो आज की ये प्रॉब्लम दोनों या तीनों गंभीरता से हो सकता है सेम बाय सेम प्रॉब्लम आ जाए आपके एग्जाम में, जैसा कि ऊपर वाली प्रॉब्लम जूनियर डिवीज़न 2013 यूपी में आई गई है। ठीक है, तो ये दोबारा भी आ सकती है, ध्यान से आप इसको 2-3 बार देख लेंगे। 20 मिनट के आसपास का वीडियो है। नेक्स्ट के लिए कल मिलते हैं, ठीक है। सत्यमेव जयते।